अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान अफेयर्स के मॉक टेस्ट सेशन जो पोर्शन वाइज उसकी अटेम्प्टिंग के सेशन में आज हमारा चौथा सेशन और आखिरी सेशन पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड। ये आज के टॉपिक्स जो हमने डिवाइड किए थे कि डोमेस्टिक इश्यूज पाकिस्तान के। अब डोमेस्टिक इश्यूज बहुत वास्ट फ्रेमवर्क है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये सब जो मैंने सवाल पूछे आपसे, ये सब करंट अफेयर्स में भी बाय डिफॉल्ट जो है वो शामिल हो जाते हैं। ये पेपर बड़ा ट्रिकी पेपर है। इस पेपर के क्वेश्चंस, पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, काफी बच्चों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का टॉपिक इस दफा तैयार करना है। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल तैयार करना है। लेकिन उसने आपसे पूछ लिया कि सजेस्ट स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल, आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल, उसने आपको यहाँ बंद कर दिया। यानी उसका पर्पस बेसिकली ये है कि जिन्होंने रट्टा लगाया हुआ, क्रैमिंग की हुई है, वो अपने रट्टे सारे ना लिखें, जो टू द पॉइंट बात पूछी गई है वो लिखें। ऐसे सवाल का जब मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा तो मैं सिंपल इंट्रोडक्शन बनाऊंगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये एज एन इंटेंशन आप जितनी मर्जी इसको हाईलाइट करते रहें, इसका कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में दो अमेंडमेंट्स स्पेसिफिकली वो इलेक्शन कमीशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड ही दो अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इलेक्शंस में होने वाली एनोमलीज वो एड्रेस हो गई? सो मोस्ट रीसेंट जो इलेक्शन है जी, उसमें इवन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया, लेकिन टेक्नोलॉजी भी सफिशिएंट इश्यूज को या एड्रेस नहीं कर सकी। सो इसमें दो कोई राय नहीं है जी इसमें कि वाकई में जब तक स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल रिफॉर्म्स नहीं होंगी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर हम अब आ जाएंगे इसके बाद हम फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चरल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज अ बॉडी। इसके क्या इश्यूज हैं? इनकी हायरिंग के इश्यूज, इनके स्टाफ की शॉर्टेज के इश्यूज, इनके फंड्स का ना होना, इनका हाईली डिपेंडेंट होना ऑन अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्टाफ एंड स्टफ लाइक दैट, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इलेक्शन डे पर कॉपरेशन के इश्यूज का आना। ठीक है जी। फिर वेरी स्लो प्रमोशन विद इन द डिपार्टमेंट, वेरी स्लो प्रमोशन विद इन द डिपार्टमेंट। मेंबर्स एंड चीफ, पूरे डिपार्टमेंट में से कोई नहीं हो सकता चाहे वो कुछ भी कर ले। डिपार्टमेंट का बंदा कभी भी अपने डिपार्टमेंट की लीड चेयर पे जा ही नहीं सकता इसका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है कि वो जनाब रिटायर्ड जज हो, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो या टेक्नोक्रेट हो जो कम से कम 22 ग्रेड में रिटायर हुआ हो। ये है जी शर्त। तीसरा कोई बंदा लग ही नहीं सकता। सही है जी। इलेक्शन, फेडरल इलेक्शन एकेडमी, इसको अपग्रेड करने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की, यानी कि मतलब स्ट्रक्चरल का के महकमे के अंदर भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डिले करते हैं जी पिटिशंस पर, इंक्वायरीज पर, तो स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के अंदर का इसको एड्रेस करने की जरूरत है। समझ आ रही है जी? ये नहीं होने चाहिए। हायरिंग फास्ट होनी चाहिए, स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए, फंड ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि उन्हें रेमेडीज पूछी है ना जी, तो हम इनको अब प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में, रेमेडीज के कॉन्टेक्स्ट में बताएं। ये जो डिपेंडेंसी है अदर डिपार्टमेंट्स पे, ये बाइंडिंग होनी चाहिए कि बाकी हर हाल में फॉलो करें। एडमिनिस्ट्रेशन पे बाइंडिंग हो कि उसने हर हाल में अबाइड बाय करना। प्रमोशन का रेट जो है वो फास्ट होना चाहिए। डिपार्टमेंट में से भी मेंबर्स और चीफ्स के लिए प्रोविजंस होनी चाहिए ताकि डिपार्टमेंट के लोगों में
आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो, ये होगी सजेशन। उसने हमें सवाल में यही पूछा ना जी, मतलब स्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट के अंदर रेमेडीज क्या है। प्रॉब्लम्स करके मैं रेमेडीज की तरफ इसलिए लेके आया ताकि बात समझ आ जाए। ऑपरेशनल, ऑपरेशनल है इलेक्शन डे के क्या मसले हैं ना जी, इलेक्शन डे के। तो ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये एक दिन के लोग होते हैं, ये आपका परमानेंट इसके स्टाफ की जरूरत है। रोटेशन इन इलेक्शंस की जरूरत है, एक साथ सारे इलेक्शंस करवाना तो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, तो रोटेशन इन इलेक्शंस की जरूरत है। समझ आ रही जी। ईवीएम आने चाहिए, इंडिया में है, ब्राजील में है, इतनी बड़ी बड़ी ये पॉपुलेशन है, सारी ईवीएम पे चल रही। तो हमें भी पाकिस्तान को भी ईवीएम पे आना चाहिए, लेकिन ईवीएम का की जो कॉस्ट है उसको भी रैशनलाइज होना चाहिए, एक्सपेंसिव है। फैसिलिटेट करने की जरूरत है इलेक्शन डे के ऑफिसर्स को, इनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल होती है। सुबह सुबह गए, सामान उठाया, फिर गए, फिर वापस आए, रात को लंबी लाइनों में लगे रहे, रिजल्ट जमा कराते रहे। मैनुअल वर्किंग, उसको ई वर्किंग में ट्रांसेंड होना चाहिए, जो स्टाफ की भी मैनुअल वर्किंग। आईडी कार्ड्स, वोटर आइडेंटिटी अभी भी आउटडेटेड है, इनको अपग्रेड होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये इलेक्शन डे के ऑपरेशनल, सारा इलेक्शन डे के इश्यूज हैं। तो उसने आपसे यही पूछा, उसने आपसे कोई बाकी इधर उधर की जो है वो जो आपने रट्टे मारे हुए हैं वो नहीं पूछे, उसने टू द पॉइंट स्पेसिफिक पूछा, निकल आता 20 नंबर का सवाल। कंक्लूजन में जनाब मैक्सिको की एग्जांपल, मैक्सिको 1990s में जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ गया तो उसके इलेक्शन कमीशन को उन्होंने एम्पावर किया, पावरफुल किया। सही है जी। यूनाइटेड स्टेट्स कोई सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, फिर भी देखें कितने फेयर इलेक्शन होते हैं। नीचे स्टेट्स में सूबों के इलेक्शन कमीशन जो है वो स्ट्रांग है, सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन कमीशन ही को नहीं। सो ये इंटरनेशनली कुछ बड़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं जी, कि जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लॉलेसनेस थी मैक्सिको में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, मैक्सिको को जनाब पटड़ी पे चढ़ा दिए। सो मैं इस तरह का इसका जवाब बनाऊंगा जी। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में उसने एक लंबी स्टेटमेंट दे दी है क्लिटगार्ड की, कि क्लिटगार्ड कहता है जनाब कि वो करप्शन जो है ना जी, उसको है नहीं है कि आप उसको कोई उसके हक में बोलेंगे, नहीं, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऑफ काउंटरिंग करप्शन वो एक्सीड कर जाए और वो कॉस्ट ऑफ काउंटरिंग करप्शन ही आपको इकोनॉमिक डैमेज देना शुरू कर दे, तो फिर सवाल तो उठेंगे। ये रॉबर्ट क्लिटगार्ड कहता है, क्वेश्चन में उसकी स्टेटमेंट पूरी दी हुई। इसका ये मतलब नहीं है कि करप्शन हो जाए थोड़ी बहुत तो ओके, लिटिल करप्शन ओके, नहीं, ये आर्गुमेंट नहीं है उसका। उसका बिल्कुल आप काउंटरिंग करप्शन करें, लेकिन काउंटरिंग करप्शन में आने वाला खर्चा और उसका इकोनॉमिक डैमेज वही अगर बढ़ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो खास तौर पर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, इनकी काउंटरिंग करप्शन
21st सेंचुरी में। इसके तनाजुर में जरा देखें, अब ये सवाल मुकम्मल तौर पर उसने ऑब्जर्वेशन बेस्ड दिया जी, ये ज़हन में रखें, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। जिस स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन है, जो अखबार के साथ जुड़ा हुआ, आपको कोई इस पर कुछ किताबों में नहीं मिलना, ऑब्जर्वेशन बेस्ड उसने क्वेश्चन पूछ लिया। सही है जी। अब जिसकी ऑब्जर्वेशन है वो इसका जवाब देगा, जिसकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, चाहे मैं उसको सवाल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बता भी दूं, तो जवाब नहीं दे सकता। इंट्रोडक्शन में करप्शन एक सोशल इवल है, और सोशल इवल को एड्रेस करने के लिए आपको फिर कॉस्ट भरनी पड़ती है। किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल, मॉरल, लीगल, ये करप्शंस, ये कभी भी रियासत को उस पर बर्डन नहीं होती, क्योंकि इनका इलाज तो एक पॉलिसी है, एक लॉ है, सबने इनको फॉलो करना चाहिए। किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल, मॉरल, लीगल करप्शन। लेकिन हाँ, जहां फाइनेंशियल करप्शन इन्वॉल्व होती है, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, तो इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि अक्रॉस द ग्लोब फाइनेंशियल करप्शन को एड्रेस करने के लिए, फाइनेंशियल करप्शन जो कर जाता है वो बड़ा आसान है, लेकिन इसको ट्रेस करने के लिए, इसकी मनी ट्रेल बनाने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है गवर्नमेंट्स को, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। बट ये पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। सो मैं इस तरह का इसका इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, ठीक है जी। तो मैं कहूंगा भाई कि नहीं, ओवरऑल ये नहीं है कि काउंटरिंग करप्शन ओवरऑल ही एक एक्सीड कर जाती है। तो मैं बताऊंगा जी उसको कि 21st सेंचुरी की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी एफर्ट्स। अब उनकी एफर्ट्स में मेरे पास 3 हेडर बन जाएंगे। एक तो मुशर्रफ एरा, दूसरा सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एरा, और तीसरा फिर पीटीआई या इमरान खान रिजीम। 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर लूंगा। जब मैं मुशर्रफ एरा में आऊंगा तो हम क्या होगा जी, नैब बनाई गई। फिर मैं बताऊंगा यूके बेस्ड कंपनीज, इनको हायर किया गया, इनकी हायरिंग हुई, एसेट्स रिकवरी एंड असेसमेंट, इस पे काम हुए। बट अनफॉर्चुनेटली इन सारे कामों से आपकी जो आउटकम है, वो आउटकम ये है कि आप कुछ सर्टेन ब्यूरोक्रेट्स, स्मॉल कैनवस पॉलिटिशियंस, इन्हीं से रिकवरीज थोड़ी बहुत करते रहे। लैंड माफिया, फ्रॉड्स। लेकिन जो बिग फिश है, जिनके लिए आपने ये सारा काम किया, उनको आप किसी को सजा नहीं दे सकते। So it is estimated that more than 100 million US dollars सिर्फ बिग फिश के एसेट्स को ट्रेस करने में ही खर्च कर दिए गए। सो यहां से नहीं हुए पैसे पूरे, लेकिन ये बाकी जगहों से तो आपने आउटकम की है, लेकिन खर्चा आपने डॉलर में कर दिया। सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एरा, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एरा लार्जली इसमें काउंटरिंग करप्शन को काउंटर करने, इसका फ्रेमवर्क ही बड़ा लिमिटेड स्केल पे हमें नजर आता है, बड़ा लिमिटेड कैनवस है, पर्टिकुलरली 2008 से 18 का लिमिटेड कैनवस है। इस कैनवस में सुप्रीम कोर्ट के एक केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल मौजूद है, वेयर बाय अ कमीशन वाज सेट, और उस कमीशन ने इंक्वायर करना था एसेट्स एंड सोर्सेस
of a certain political leader. लेकिन इसके अलावा ओवरऑल ये एक लिमिटेड स्केल, लिमिटेड कैनवस का फेज रहा है। जब अकाउंटेबिलिटी इसका फ्रेमवर्क लो डाउन कर दिया जाए तो अपेरेंटली तो ये लगेगा कि भाई इस फेज में काउंटरिंग करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में वो इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ है, एक्सीड नहीं की कि वो आप पे ही मशहर पे बर्डन बन जाए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो गई। जब अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस होती है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो 8 से 18 की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एरा, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ करप्शन उसके एडवोकेट्स हैं कि सम सॉर्ट ऑफ करप्शन इज मैनेजेबल। ये न्यू क्लासिकल थ्योरी है कि भाई सम सॉर्ट ऑफ करप्शन वो मैनेजेबल होती है, तो इसीलिए हमें ज्यादा ड्राइव नहीं मिलती। बट 2018 से 22 की रजीम में हमें नजर आता है कि इसमें जरूरत से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी पर फोकस किया गया। एसेट रिकवरी यूनिट, स्पेशल एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया। इस फेज में आके नैब को उन यूके कंपनीज से भी लॉस हुआ कि जिनके 2 डेकेड से पेंडिंग जो है वो पेमेंट्स थी, जिन्होंने एसेट रिकवरी करके देनी थी यहां पे। सो इस फेज में हुआ गया कि अकाउंटेबिलिटी को इतना ज्यादा फोकस किया गया कि एज इफ के अकाउंट करप्शन है ही फाइनेंशियल, ignoring all other types of corruptions of certain mafias, moral corruption, intellectual corruptions, ये इग्नोर हो गई और फाइनेंशियल करप्शन पर जोर से ज्यादा जोर दिया गया, विच इज ऑल्सो कंडेमनेबल। एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी काउंटरिंग करप्शन की होगी तो तभी आपकी करप्शन की, काउंटरिंग करप्शन की कॉस्ट एक्सीड नहीं करेगी। सो हमारी तीनों जो बड़ी रेजीम्स हैं उनमें कहीं पर भी हमें बैलेंस्ड काउंटरिंग ऑफ करप्शन नहीं मिलती, इसीलिए हम जो है वो ज्यादा रिकवरीज भी नहीं कर सके, इसीलिए हम करप्शन के इशू को, फिनोमेना को मुकम्मल तौर पर एड्रेस भी नहीं कर सके, which is quite unfortunate. कंक्लूजन में आ जाऊंगा मैं ऐसे सवालों के। तो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में काउंटरिंग करप्शन वो सिर्फ किसी थर्ड पार्टी को इंगेज करके और उसको पैसे देके क्या सिर्फ इतना होती है? क्या माशरों में विसल ब्लोअर का आइडिया मौजूद नहीं है? हांगकांग में मौजूद रहा। क्या माशरों में सोशल बायकॉट का आइडिया मौजूद नहीं है? सदर्न अफ्रीका की स्टेट्स, बोट्सवाना में मौजूद रहा, एंड नंबर ऑफ अदर्स। सो ये जो फोकस रहा है ना हमारी तारीख में कि हमने थर्ड पार्टी एंगेजमेंट करनी है जिसके जरिए हमने काउंटरिंग करप्शन के लिए अपना डाटा कलेक्ट करना है, इसने हमेशा बर्डन क्रिएट किया। सो हमें एक दूसरे कंट्री से भी सबक सीखना चाहिए। तो मेरा इस तरह का ये जवाब निकलेगा। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में आपके साथ बहुत बड़ा ट्रिक खेल के गया वो, उसने जान के तंग किया स्टूडेंट को। उसने पूछा व्हाट इज मेंट बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है और पाकिस्तान में इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? उसने बहुत ही बड़ा ट्रिक खेला आपके साथ इस सवाल में। सही है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फिनोमेना कि भाई आपका
डेथ, जो चाइल्ड इन्फेंट, आप जिसको कह रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो बेहतर होना चाहिए। सही है जी। यानी वो नेगेटिव में चलना है ना, मतलब कहने का बेहतर होना चाहिए, मतलब कि वो नेगेटिव में बेहतर होना चाहिए। और आपका जो डेथ रेट है वो भी बेहतर होना चाहिए। बेहतर का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा लोग मार दो, मतलब नेगेटिव में। सही है। जी जनाब, तीसरे सवाल की बात हो रही थी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की। सो ये उसने आपके साथ ट्रिक खेला। उसने कहा जी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन किस तरह अचीव की जा सकती है। तो क्योंकि मैंने पेपर में सवाल किया ना, मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखने के लिए कि यार ये क्या है इशू। तो जनाब ये बेसिकली हमारा जो ये जो पॉपुलेशन है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास यूथ भरी पड़ी है, ये तो मौजूद है हमारे पास। वर्किंग पॉपुलेशन 14 से 64 की एज की, ये तो मौजूद है। समझ आ रही है? ये तो मौजूद है। 60% पॉपुलेशन हमारी इस ब्रैकेट में है। ये तो उन कंट्रीज का काम है जिन्होंने अपनी जनाब आबादी को मैनेज करना है, प्लस अपनी यूथ डेवलप करनी है। तो हम तो इसमें, यानी दुनिया की अगर आप ये एवरेज देखिए ना, तो वो 65% है। समझ आ रही है जी? अगर हम लेस देन 15 को बेंचमार्क बनाए ना, और फिर 15 से 64 को बेंचमार्क बनाए, और फिर ओवर 65 को बनाए, तो पाकिस्तान का क्या हाल है और ग्लोब का क्या हाल है। ग्लोब में लेस देन 15 पॉपुलेशन 26% है, पाकिस्तान में 35% है। ग्लोब में लेस देन, यानी इन बिटवीन दिस वर्किंग जो पॉपुलेशन है ग्लोब में, वो 65% है, पाकिस्तान में 60% है। ग्लोब में 65 से ऊपर 9% है, पाकिस्तान में 5% है। हिसाब बराबर हो गया, कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। जो हमारी तो ये स्ट्रेंथ है। समझ आ गई जी? तो इसमें हमारा इशू ट्रांजिशन से ज्यादा डिविडेंड का है। डिविडेंड कि इस पॉपुलेशन से हमने इकोनॉमिक बूस्ट कैसे हासिल करना है। सही है जी? इसके लिए प्रॉपर टर्म यूज होती है कैप्चरिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसमें कहा जाता है जी इन्वेस्ट करें आप ह्यूमन कैपिटा में। ह्यूमन कैपिटा में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। ठीक है जी? समझ आती है जी? वो बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप करें, पॉवर्टी रिडक्शन के मैकेनिज्म डेवलप करें, जेंडर इक्वालिटी के मैकेनिज्म डेवलप करें, हेल्थ सेक्टर की इंश्योरेंस ऐसी वर्किंग के लिए वो, यानी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जी हमने हमारा बड़ा जिस पे काम करने की जरूरत है। तो उसने आपसे बेसिकली ट्रिक खेला। वो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड पे भी सवाल दे सकता है ना, उसने हल्का सा आपको झंझोड़ा है। यानी आप समझ लें कि आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे सवाल नहीं आया, आपको डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिविडेंड पे सवाल आया। इंटरव्यूज में खास तौर पे वो इस तरह आपको घुमा सकता है, पेपर में तो नहीं घुमाएगा। मैंने जान के डाला था ये सवाल कि स्टूडेंट की कैपेसिटी है या नहीं है, जरा वो थोड़ी सी गेज हो जाएगी, चेक हो जाएगी। समझ आती है जी? सो ये सवाल जो है वो इस पैटर्न पर ऑपरेट करना था। फिर उसके बाद उसने आपसे सवाल पूछा है, उन्होंने कहा जी रेमेडीज दें करंट अकाउंट डेफिसिट की एंड फिजिकल डेफिसिट की। दैट्स इट। उसने कोई आपसे इधर उधर की बात नहीं पूछी। कोई भी इकोनॉमी वो यूनिलैटरली यूनिलैटरली अपनी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में
या अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में यूनिलैटरली नहीं चल सकती। ये दोनों का मिलना जरूरी होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट क्या है पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर इशू है। फिजिकल डेफिसिट कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो और जो स्टेट का रेवेन्यू है वो कम हो। तो इसको फिर एड्रेस करने के लिए या उसको ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है, या उसको अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में से पैसा निकालना पड़ता है, या उसको डोमेस्टिक या जो है वो एक्सटर्नल लोन लेने पड़ते हैं। रेवेन्यू इसलिए कम होता है क्योंकि टैक्सेशन कम होती है, स्टेट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, डिफेंस का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। तो इनको एड्रेस करना है तो टैक्सेशन बढ़ा दो, डिफेंस को रैशनलाइज करो। समझ आ रही जी? ऑस्टेरिटी रैशनल करो, डेवलपमेंट पे के पैसे ना उनको उनको लगे रहने दो, लेकिन जो नॉन डेवलपमेंट कंपोनेंट है उनको रोकने की, उनको मैनेज करने की कोशिश करो। प्राइवेटाइजेशन करो ताकि रियासत के जो गैर जरूरी खर्चे हैं वो कंट्रोल में रहे, मैनेज में रहे। फिजिकल डेफिसिट हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट, टोटल डॉलर आपके मुल्क में कितना आ रहा है और टोटल डॉलर आपके मुल्क से कितना जा रहा है। अब इसको जमा माइनस कर दें तो ये अगर नेगेटिव में हो तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट में जी। सही है जी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी करेंसी जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। आपकी करेंसी फ्लक्चुएट करेगी तो आपका ये डेफिसिट बहुत शदीद हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है जो करेंसी को स्टेबल करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी वो आपकी एक कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर इसके बाद बाकी एस्पेक्ट्स हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, इंपोर्ट्स रैशनल रखनी चाहिए, गैर जरूरी इंपोर्ट्स नहीं, रैशनल इंपोर्ट्स होनी चाहिए। सही है जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। सही है जी। फिर रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस मेन स्ट्रीम बैंकिंग चैनल्स के जरिए आए, वो किसी भी तरह की हवाला हुंडी में ना फॉल हो रहे हो, मेन बैंकिंग चैनल्स के जरिए आने चाहिए, जिस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट हो गया। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट एड्रेस कर लेंगे। ये बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखने की जरूरत है। कंक्लूजन, करंट अकाउंट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट एक जो इस पे अदर साइड ऑफ द कॉइन है कि जरूरी नहीं है कि ये डेफिसिट चल रही हो तो इसका मतलब है कि आप क्राइसिस में हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के में डेफिसिट जो है वो मौजूद है, रिपोर्ट किए जाते हैं। यूरोपियन यूनियन में ये डेफिसिट्स रिपोर्ट किए जाते हैं। सो ये स्कीम कि करंट अकाउंट और फिजिकल डेफिसिट अगर हम एड्रेस कर लें तो आप तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, आप डेवलप्ड हो जाएंगे, ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। क्योंकि अगर ये करेक्ट परसेप्शन हो तो फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की काफी कंट्रीज तो डेवलप ना हो, वो तो क्राइसिस में हो। सो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम यही समझते हैं, ये जो हमारी लास्ट रजीम थी वो यही समझती रही कि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट को एड्रेस कर लो, मुल्क तरक्की कर देगा। उससे पीछे की जो दो रजीम्स हैं, बल्कि मुशर्रफ रजीम को मिला के, वो बिलीव करती नहीं कि डजंट मैटर के करंट अकाउंट और फिजिकल डेफिसिट के इशू हैं। ऐसा नहीं है कि बेलगाम छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि बेलगाम छोड़ दो, नहीं, लेकिन रैशनल मैनेजेबल हद तक चल जाए तो कोई मजायका नहीं है। सो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में दो कंट्रास्टिंग व्यूज हैं। दुनिया में इन दोनों व्यूज को स्टेट्स अपने अपने तरीके से फॉलो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती।
इकोनॉमिक पॉलिसीज में। अगर कंसिस्टेंसी हो जाए तो ये कोई इशू नहीं है हमारे लिए, चाहे आप पहले फ्रेमवर्क को यूज कर लें या दूसरे को यूज कर। ये है जी। फिर इसके बाद उससे पांचवा सवाल उसने पूछ लिया भाई 18th अमेंडमेंट से ना जी, बेसिक पर्पज ही था डिसेंट्रलाइजेशन 18th अमेंडमेंट का, कि जी पावर जो है ना जी वो सेंटर के पास एक्यूमुलेट होगी है बहुत ज्यादा, तो इसको नीचे प्रोविंसेस एंड लोकल गवर्नमेंट लेवल पर डिसेंट्रलाइज हो। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि पावर सेंटर से प्रोविंस को दे दो, बल्कि वो नीचे ग्रास रूट लेवल तक जाए। सो ये डिसेंट्रलाइजेशन, और पाकिस्तान एक फेडरेशन है, फेडरेशन का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दूसरी चीज जो है वो उसकी एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी फेडरेशन के, और ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ग्रास रूट लेवल तक। और अनफॉर्चुनेटली हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। हाउ प्रोविंसेस बिकेम सो पावरफुल, यही चीज पूछी ना, ये इंट्रो हो गया। अब हर जगह पे मैं इंट्रो का वर्ड लिखूंगा तो तभी आप समझेंगे इंट्रो है, तो ये समझ लेंगे इंट्रो ही है। तो जनाब असल बात यही है कि पावर शिफ्ट हो गई सेंटर से प्रोविंसेस की तरफ, तो हम तो एक न्यू सेंट्रलाइजेशन की तरफ चले गए ना जी। एक न्यू सेंट्रलाइजेशन, पहले वफाकी हुकूमत कर रही थी इख्तियारात का ज्यादा इस्तेमाल, अब सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। कॉन्टिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन है इन द नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। 2010 से लेके ऑनवर्ड्स हर सूबे में मिनिमम 3 लोकल गवर्नमेंट बिल्स ऑफ डिफरेंट नेचर वो पास हुए हैं जी, मिनिमम 3 हर सूबे में। बलोचिस्तान बीइंग एक्सेप्शन के वहां पे 2 हुए, बाकी हर जगह पे, और सॉरी ये केपी बीइंग एक्सेप्शन के जहां 2 हुए, बाकी तमाम सूबों में 3-3 दफा लोकल गवर्नमेंट के बिल मुरतब किए गए हर सूबे में। भाई एक ही बिल सब अप्लाई कर दो, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो अपना रूल सिक्योर करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि ग्रास रूट लेवल तक, नीचे लोकल गवर्नमेंट तक उनकी पार्टी ही विन करे, तो वो बिल्स की मैनेजमेंट ही ऐसे करती है कि उनकी पार्टी को फायदा हो। दूसरा, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन से टाइमली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाएं। 2010 से लेके 2022 इट वाज नॉट इलेक्शन कमीशन बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो डिले करती हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने में, कॉन्टिन्यूसली डिले करती हैं। सही है जी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस के इश्यूज होते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के लेवल तक मैनेज करना चीजों को, तो डिले कर लो, जितना डिले कर सकते हो कर लो। फिर प्रोविंसेस फंड्स वाइज 2010 से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, और उन फंड्स को फिर प्रोविंशियल पार्टी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसकी पॉलिटिसाइजेशन करती हैं, अपने लाइक माइंडेड लोगों को नीचे लोकल गवर्नमेंट के लेवल तक इफ एनी तो वहां पर देती हैं, बाकी जगहों पर नहीं देती, अदर्स को नहीं देती। तो ये पोलिटिसाइजेशन शुरू हो गई, वो पोलिटिसाइजेशन जो पहले सेंटर करता था कि सूबे को कितना पैसा देना, वो काम अब प्रोविंसेस ने शुरू कर दिया। फिर एक इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन में
याद रखिएगा जी। वेजेस की इक्वालिटी भी मद्देनजर रखी जाती है। और हमारे सूबों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इनमें बहुत ज्यादा वेजेस में इनइक्वालिटीज हैं जी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज। मंजूर नजर डिपार्टमेंट्स को, मंजूर नजर ब्यूरोक्रेसीज को, उनको तनख्वाहें ज्यादा, जो नहीं मंजूर नजर उनको तनख्वाहें कम, क्योंकि आपने डिसाइड करना है। नीचे से तो कोई आप पे प्रेशर, क्योंकि नीचे अगर सिस्टम इफेक्टिव होगा तो तब प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से फिर प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशंस, कभी नर्सें, कभी टीचर, कभी कौन कभी कौन। तो ये 4-5 आर्गुमेंट्स के साथ आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि यस। और कंक्लूजन में कि 18th अमेंडमेंट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वे टू अर्ली, बहुत पहले पाकिस्तान में आ गई है। अभी आपके प्रोविंसेस की लीडरशिप और ओवरऑल पॉलिटिकल करेक्टर, उसमें इतना टॉलरेंस मौजूद ही नहीं है कि वो फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें एट द ग्रास रूट लेवल। सो इसको रिकंसिडर, ये नहीं रिकंसिडर मतलब 18 अमेंडमेंट नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोविजन को रिकंसिडर करने की जरूरत है। इस तरह जवाब आएगा। फिर वो जो सवाल था जो पहले पेपर में एक में मैंने पाक अफेयर में पूछा था कि फेडरलिज्म एज अ सोर्स ऑफ टेंशन, ये अब वो थोड़ा सा आपको हिस्टोरिसाइज भी कर गया, रोका नहीं है उसने ना, वो हिस्टोरिसाइज भी कर गया। आप उसको इंट्रोडक्शन इसके इंट्रो में जरा थोड़ी देर में आते हैं। आप इस सवाल को जवाब में दो हिस्से कर सकते हैं। 2010 यानी 18th अमेंडमेंट से पहले फेडरलिज्म एज सोर्स ऑफ टेंशन, और बाद में। ये हिस्टोरिसाइज कर गया वो थोड़ा सा टॉपिक, क्योंकि अगर आपको याद हो कि ये टॉपिक उसने पूछ लिया पोस्ट पार्टीशन, मैंने फ्रेमवर्क जो है ना, पोस्ट पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, तो जरा थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच आ गया ना जी। यहाँ डोमेस्टिक, आज का टॉपिक जरा डोमेस्टिक इश्यूज के साथ। तो सवाल की नेचर देख के पता लग जाता है कि भाई इसको मैंने हिस्टोरिसाइज करना है या नहीं करना। यहाँ तो उसने पूछ लिया, सीधा सीधा पूछ लिया कि 18 अमेंडमेंट के बाद से जो है वो सूबों में जो न्यू सेंट्रलाइजेशन शुरू हुई है, तो आपको हिस्टोरिसाइज तो नहीं कर रहा ना, आपको यही 18 अमेंडमेंट और उसके बाद की बातें पूछ। इस सवाल में वो आपको ओवरऑल पूछ गया फेडरलिज्म एज अ सोर्स ऑफ टेंशन। तो 2010 से पहले क्या हुआ, 2010 के बाद क्या हुआ, ये फ्रेमवर्क क्यों डिवाइड होगा। 2010 से पहले फर्दर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक, जब आप एक यूनाइटेड पाकिस्तान था जी, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, उसका फ्रेमवर्क ज्यादा, और जो फिर आपका एनएफसी इनिशिएट हुआ 1974 में, उनमें डिवाइड हो जाएगा। क्या इशू थे ईस्ट बंगालियों के, क्यों नहीं उनको प्रॉपर शेयर मिल रहा था, पॉलिटिकल शेयर, इकोनॉमिक शेयर। 2010 के बाद से, 2010 के बाद से अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में सूबों में इशू, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, फाइनेंशियल कर लें, फिजिकल ना करें, फाइनेंशियल कर लें। तो ये आपने बताना है। मेरे अब जरा पहले इंट्रोडक्शन में आने, अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि फेडरलिज्म बेसिकली फिजिकल फेडरलिज्म होती है, सही है जी, एंड आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है नीचे तक, यानी सेंटर से लेके फ्रॉम सेंटर टू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। तो एक तरफ आपकी फिजिकल फेडरलिज्म होती है और दूसरी तरफ आपकी पॉलिटिकल फेडरलिज्म होती है। ये दो तरह होती है। तो एज अ सोर्स ऑफ टेंशन आप देखना, आपको समझ आ गई होगी, है एनएफसी का क्यों जिक्र आ गया भाई, फेडरलिज्म की बात हो रही है, मईशत का क्यों जिक्र आ गया, क्योंकि फेडरलिज्म और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप फिजिकल फेडरलिज्म और पॉलिटिकल फेडरलिज्म के दो चैप्टर्स जो हैं, वो उसका नाम क्या है, सैयद अकबर एस जैदी, अकबर जैदी, उसकी किताब है ना इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, उसमें दो चैप्टर हैं, गो के 2015 तक की बातें हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो मिल जाता है कि जब फेडरलिज्म की बात हो रही है तो सिर्फ ये नहीं है कि सूबों की और सेंटर की सियासत और पावर और ये वो, साथ साथ
फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बात होनी है। तो 2010 से पहले क्या था, 2010 के बाद क्या। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये कम से कम इसके 2 चैप्टर, इशूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी के, चैप्टर्स के नाम ही एक है। एक का नाम फिजिकल फेडरलिज्म, दूसरे का नाम आई डाउट सिर्फ फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, लेकिन वहां पॉलिटिकल डिबेट है, इसमें स्पेसिफिक लोकल गवर्नमेंट और फिर साथ फाइनेंसेस की जो है वो डिबेट है। तो इसको तो जरूर देखें। दुनिया में कई फेडरेशन हैं जो बड़ी इफेक्टिव चल रही हैं। जर्मन बड़े इफेक्टिव चल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स बड़ा इफेक्टिव चल रहा है, आइडियल एग्जाम्पल, बड़े इफेक्टिव चल रही हैं। इवन कई फेडरेशन जो कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में या ह्यूमन कैपिटा के कॉन्टेक्स्ट में इफेक्टिव नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इफेक्टिव है, इंडिया। सो ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि फेडरलिज्म ही एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क ही नहीं, फेडरलिज्म एक बहुत बेहतरीन फ्रेमवर्क है। हाउएवर इन द केस ऑफ पाकिस्तान, फेडरलिज्म के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हो, which in the case of Pakistan is an issue. सिंबॉलिक कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा मुल्क जिसमें एक भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका जिस मुल्क की तारीख में, उसकी डेमोक्रेसी पर सीरियस क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे मुल्क में फेडरलिज्म के इश्यूज एंड एज अ सोर्स ऑफ टेंशन वो नहीं रहेंगे। हाँ, यहाँ आप एक हेडर और कोविड का भी बना सकते हैं कि कोविड में कैसे सेंटर प्रोविंस पॉलिसीज इशू में रही, और एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको एनसीओसी बनानी पड़ी, असर्टिव होना पड़ा, वरना तो सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर ही सूबों के और सेंटर के मसले बने हुए थे। अब अदर साइड ऑफ द कॉइन, एक तो है ना बेसिक्स फ्रेमवर्क दे दिया, अब अदर साइड ऑफ द कॉइन भी अगर साथ आपने लगाना है तो लगा लें, अगर आपकी राइटिंग स्पीड है। कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, इनका जो वोट बैंक है ना जी, ये खास रीजन में है, खास प्रोविंस में है। सिंध से एक खास पॉलिटिकल पार्टी, उसका वोट बैंक, उसी की गवर्नमेंट पास्ट में हम देख रहे हैं, फिर सेंटर में भी अगर आ गई। पंजाब से भी एक खास पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक ज्यादा, उसी की गवर्नमेंट। सो ये बेसिकली फेडरलिज्म या फेडरेशन का इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की राइवलरीज है जो फेडरेशन को नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि अभी होगा, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ, बिलावल, जरदारी, फजल रहमान, ये मोस्ट अननेचुरल अलायंस है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये 3 महीने भी इकट्ठे नहीं चल सकेंगे, इनमें डिवाइड क्लियर हो जाए, होना शुरू हो जाएगी। खैर आगे जी, आगे अब बात ये है जनाब कि कभी कभी वो आपको सवाल ऐसा पूछ लेता है कि भाई आप हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये कहां से जिंदगी में इसने ये चीज पूछ ली भाई हमारे से, हम तो फंस गए। लेकिन याद रहे, अगर आप न्यूज़पेपर के रीडर हैं डेली एज अ सीएसएस कैंडिडेट, याद रखें, अगर आप न्यूज़पेपर के डेली रीडर हैं, कुछ नहीं अंदर के ओपिनियन पेज आर्टिकल, बस यही पढ़ लें, दिन में 2 घंटे दे दें, यही पढ़ लें बस, तो बिलीव मी आपके 1-2 सवाल पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के, वो निकल जाते हैं, निकलते हैं। एयर पोल्यूशन भी ऐसा ही सवाल दे दिया उसने, एयर पोल्यूशन क्या करना है जी। मैं इसका इंट्रो दूंगा, मैं इंट्रो दूंगा उसको कि भाई हमारी जो बिग सिटीज है ना जी, ये 5 to 7 टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिट्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी के, उनकी वायलेशन करते हैं जी। ये हमारे लिए सीरियस कंसर्न, तो इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। रीजंस क्या है, उसने हमारे से यही पूछा नहीं, बता दें उसको रीजंस।
व्हीकल्स का ज्यादा होना जी, हमने कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा बढ़ा दिया हुआ, हमने बैंकिंग सेक्टर से लोन्स और इंस्टॉलमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि हमारे यहाँ व्हीकल्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। फिर इसी तरह इंडस्ट्री जी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन, आपकी बिड के हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है 1990s की, तो आपने इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट को तो अकाउंट फॉर किया ही नहीं। और आपके तमाम अर्बन सिटीज, सबका इशू ये है कि इन अर्बन सिटीज के अंदर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज मौजूद है विद इन द सिटीज। ठीक है जी, ये बड़ा इशू क्लियर है। सो जनाब, ये तो एक सीरियस कंसर्न है ही है हमारे लिए। सही। फिर जनाब, बर्निंग ऑफ फील्ड्स, जब आप यील्ड कर लेते हैं उसके बाद जनाब आग लगा देते हैं। ये एक पॉपुलर कल्चर जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, पॉपुलर कल्चर है, चलता आ रहा है टाइम को मैनेज करने के लिए। एक दो और रीजन आप लिखना चाहें लिख लें। फिर वो आपसे पूछता है कि जनाब सजेस्ट करें जी गवर्नमेंट के स्टेप्स एंड रेमेडीज क्या हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साथ इफेक्ट्स भी बता दूंगा, डिजीजेस लोगों में जो आ रही हैं। ठीक है जी, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो गई। ठीक है जी, फिर आपकी वेजिटेबल्स कम हो जाती हैं जी जब एयर क्वालिटी इफेक्ट होती है। फिर आपकी जो कल्चरल साइट्स होती हैं उनकी बिल्डिंग्स जो हैं, उनका मटेरियल जो है वो डैमेज हो जाता है जी। प्लांट ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो जाता है। मैं थोड़ी थोड़ी ये मैं बता दूंगा। रेमेडी, गवर्नमेंट के स्टेप्स और रेमेडीज मैं एक साल लेके चलूंगा। मैं लेके चलूंगा जी व्हीकल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या बेहतर करना चाहिए। सो जनाब, गुड कंडीशन की व्हीकल्स को गवर्नमेंट लाना शुरू हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउ कर दिए गए हैं। समझ आ रही जी। उससे पहले हाइब्रिड अलाउ कर दी गई थी जी। सो हमें इसकी तरफ और ज्यादा बेहतर तौर पर मूव करना चाहिए। यूरो टेक्नोलॉजी एंड फोर स्ट्रोक टेक्नोलॉजी पैसेंजर्स के लिए, ओवरऑल जो कम्युनिकेट करने के लिए, कम्यूटिंग के लिए ये हमने इंट्रोड्यूस कर दी। हमें इसको और एक्सपैंड करना चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज 1997 से डेवलप हुई, बनी हुई है, लेकिन इनकी वर्किंग और इनके जो अब कैनवस को ब्रॉड करने की जरूरत है। फिर बताऊंगा जनाब के प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो है तो इन्वायरमेंट का इशू, लेकिन प्लास्टिक जब बनाया जाता है तो आपकी वो इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा वेस्ट भी तो फिर अमिट करती है, जिससे आपकी एयर कंट्रोल जो है वो एयर क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो उसको एड्रेस करना चाहिए। सही। फिर इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने डेवलप किए हुए, उनको बेहतर करना चाहिए। फिर 3R फार्मूला, रिड्यूस करें ऐसी चीजों को, रीयूज करें चीजों को, रिसाइकल करें चीजों को। ये एस्पेक्ट्स जो इनकी तरफ मूव करना चाहिए। सो इट्स क्वाइट मतलब कि है उसने बेसिकली एक आप कह लो कि अखबारों में एक जो ओपिनियन का आर्टिकल आ गया, उसने एक आर्टिकल में अच्छा गवर्नमेंट के स्टेप्स भी हैं, रेमेडीज भी हैं, कॉज में उसने उठा के आपसे सवाल पूछे। इस पे आपको कोई किताबों में नहीं मिलनी चीज। हाँ, किसी सीएसएस की पब्लिकेशन, वर्ल्ड टाइम्स या इधर उधर वाले ने किसी ने लिख दिया हो। तो ये थे जी सवाल जो इस पेपर से जो है वो रिलेटेड थे। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर लूं।
recording stopped.